नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल पे। और आज हम आए हैं भाई इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास के डे नंबर 3। आज हम डे नंबर 3 की बात करते हैं, लेकर चलते हैं हिस्ट्री को आगे। भाई हिस्ट्री को आगे लेकर चलना है हमें। हमने बताया है इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम अपने इतिहास को आखिर कैसे जानेंगे। भाई हम भारतीय इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम अपने इतिहास की बात करेंगे। आखिर हम अपने इतिहास को कैसे जानेंगे। भाई हम अपने इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा प्राचीन भारत, एक मध्य भारत और एक आधुनिक भारत। तो बात हम कर रहे थे प्राचीन भारत की। तो भाई प्राचीन भारत को हम 4 प्रकार से, प्राचीन भारत की जानकारी हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक नंबर पे हमारे धर्म ग्रंथ आते हैं, और दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे विदेशियों के वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत आते हैं, और चौथे नंबर पे भाई हमारा आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भाई आज हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों की बात करेंगे। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में जो हमारे 3 बिंदु मुख्य रूप से आते हैं, और तीनों से ही एग्जामिनर क्वेश्चन को पिकअप करते हैं भाई, और इन बिंदुओं को गहराई से समझना है भाई आपको। तो चौथा नंबर है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भाई लेके चलेंगे पुरातत्व संबंधी, इसमें आता है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चला, तो भाई पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, भाई पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं मुख्य रूप से। भाई याद ध्यान रखना, हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के बीच मुख्य रूप से 3 पॉइंट आते हैं, और 3 पॉइंट आते हैं भाई। पहला नंबर आता है हमारे सिक्कों का। भाई सिक्कों का करेंसी आती है पहले, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे अभिलेख या शिलालेख आते हैं भाई ध्यान से समझते रहना। और तीसरे नंबर पे हम इनमें लेते हैं मृद भांड। भाई समझते रहना, तीसरे नंबर पे हम इसमें लेते हैं मृद भांड। तो भाई हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पे सिक्कों की। भाई करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको सबसे पहले हमारा उद्देश्य पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही है, हमको जानकारी जुटानी है। हमको क्या करना है, जानकारी जुटानी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है हमको जानकारी जुटानी है भाई। तो बात कर रहे हैं हम सिक्कों की। भाई सिक्कों के अध्ययन को ध्यान रखना भाई, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं भाई, समझते रहना। यहीं से क्वेश्चन निकालेगा, आपको रटना कुछ नहीं है भाई। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं भाई, मुद्रा शास्त्र। भाई सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं भाई। और भाई शास्त्रों में इनको ध्यान रखना भाई, और इनको शास्त्रों में कारसार्पण, शास्त्रों में इसको कारसार्पण या आहत सिक्के कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? आहत। समझते रहना भाई, शास्त्रों में इनको कारसार्पण या आहत कहते हैं भाई, आहत सिक्के। भाई समझते रहना, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं भाई। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और शास्त्रों में इसको, हमारे जो शास्त्र हैं, भारतीय शास्त्र हैं, उनमें इसको कारसार्पण या आहत कहते हैं भाई। भाई ये आखिर हमको मिले कहाँ से? देखो पूरा सिस्टम आज है वही उस समय बेस था। जो आज आधार है वही आधार पहले था। पहले क्या था कि भाई आज हमारे पास बैंकिंग है, हमारे पैसे को जमा करने के लिए। पहले लोगों के पास बैंकिंग नहीं होती थी, और मुख्य रूप से ये सिक्के, ध्यान रखना भाई, और ये मुख्य रूप से पहले ये सिक्के 4 प्रकार के होते थे भाई। सोना, चांदी, तांबा और शीशे। भाई समझना मेरी बात को, पहले 4 प्रकार के सिक्के पहले होते थे भाई। पहले मुख्य रूप से 4 प्रकार के सिक्के होते थे। सोने,
चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के होते थे भाई। और मैंने जैसा आपको बताया कि आज की तरह पहले बैंकिंग सुविधा नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, पहले सिक्कों को लोग या तो मिट्टी के बर्तनों में या फिर पीतल के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में या फिर पीतल के बर्तनों में छुपा कर रख देते थे। और जैसे ही हमारा युग बदला, या तो हिमयुग आया या फिर कोई तूफान वगैरह या फिर जो भी आया, उसके बाद ये सिक्के वहीं के वहीं दब गए, वहीं के वहीं दब गए। और जब हमारे खगोलविदों ने हमारे खगोलविदों ने इसकी सर्चिंग की, यानी इसको ढूंढना चाहा, तो ये हमें उस दिन भी ऐसे के ऐसे ही मिले भाई, ऐसे के ऐसे ही मिले। और कैसे सिक्के मिले भाई, ये सिक्के हमारे देश में, सिक्के हमारे देश की नहीं, हमें विदेशों के भी सिक्के मिले, जिसमें यूनान के मुख्य रूप से थे भाई। यूनानी सिक्के भी उनमें थे, जिनमें यूनानी सिक्के भी मुख्य रूप से थे। हमारे जो सिक्के थे भाई, हमारे जो सिक्के आज भी नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान के जो संग्रहालय हैं या जो वहाँ की एग्जीबिशंस हैं, उनमें आज भी प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश पर एक लंबे समय तक, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश पर एक लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, तो वो कुछ सिक्कों को हमारे देश से लेकर बाहर लेकर जाने में सफल रहे। और आज भी हमारे देश के बहुत सारे बहुमूल्य सिक्के आज भी ब्रिटेन की एग्जीबिशंस में आज भी रखे हुए हैं भाई, आज भी रखे हुए हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा वो ज्यादातर कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, मुद्रा शास्त्र, और इसको शास्त्रों में क्या कहते हैं भाई, कारसार्पण या आहत सिक्के कहते हैं। और ये पहले कौन कौन सी धातु के होते थे भाई, या तो सोना होते थे, चांदी होते थे, या फिर शीशे के होते थे। तो भाई पहले सिक्कों को यूज कैसे करते थे लोग भाई, पहले सिक्कों को यूज कैसे करते थे, या तो पहले सिक्कों पर राजाओं के वो होते थे भाई, राजाओं के चित्र होते थे, या फिर देवी देवताओं के चित्र होते थे। तो इससे भी हमने कालों का अनुमान लगाया भाई, राजाओं के होते थे, फिर देवी देवताओं के होते थे। और इसके बाद तो ये इन पर समय भी अंकित होने लगा भाई, इनके बाद तो इन पर समय भी अंकित होने लगा। अगर मैं आपको बता दूं कि आपने आज भी हमारा जो 1 रुपये का सिक्का है, या आपने कोई भी सिक्का या आपने कोई भी नोट देखा हो, तो उसके निर्माण का, उसका जारी होने का समय आज भी उस पर लिखा हुआ होता है, 1991, 2002, ऐसे आप लिखा हुआ देखोगे आज भी। तो इससे हम क्या है, हम उस समय कालों का निर्धारण कर लेते हैं, इनसे हम उस समय के कालों का निर्धारण कर लेते हैं। तो भाई इसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो आता है शिलालेखों का भाई, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारा शिलालेखों का भाई, शिलालेखों का। भाई समझ रहे हैं ना, शिलालेख आखिर क्या है, शिलालेख भाई। इसके बाद जो नंबर आता है हमारा आता है शिलालेखों का, शिलालेखों। तो भाई इसके बाद बात करते हैं हम शिलालेखों की। शिलालेख भाई जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, ज्यादातर आप शब्दों से स्पष्ट किया करो भाई। शिलालेख, शिला माने होता पत्थर और लेख माने लिखना, पत्थर पर लिखना। शिला माने पत्थर और लेख माने लिखना। भाई एक समय था कि जब लोग आपस में बोलते थे, कोई भाषा का प्रयोग करते थे, अब उनको वो भाषा थोड़ा लिखने का भी ज्ञान हुआ, उस भाषा को लिखने का ज्ञान हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस भाषा को लिखने लगे भाई। या तो उन्हें पत्तों पे लिखते थे या फिर पेड़ों की छालों पे लिखते थे, तो क्या होता था वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाते थे। तो उन्होंने ज़्यादा स्थायी रखने के लिए पत्थरों पर लिखना स्टार्ट किया, पत्थरों पर। और ये क्या, और उन्होंने कहाँ का लिखना स्टार्ट किया, शिलालेख में पत्थर ही नहीं आते हैं, शिलालेख में बहुत सारे वो आते हैं भाई। हमारे शिलालेख में क्या होता है कि तांबे की मोहरें आती हैं, तांबे की मोहरें आती हैं। पहले क्या होता था कि तांबे का एक गोला था, उसको करके ऐसे स्क्वायर बना दिया और उस पर एक लेख लिखवा दिया, आदेश लिखवा दिया, उसे छोड़ दिया, उसे कहीं भी टांग दिया और कह दिया कि ये आदेश है। पहले ऐसे आदेश जारी होते थे भाई। तो शिलालेखों से हमें अब वही, जब
हमें उपलब्ध हुए, यही शिलालेख जब हमें, यही जब पटल हमें उपलब्ध हुई तो हमें इससे उस समय का ज्ञान होता है भाई। तो शिलालेखों के अध्ययन को, ध्यान रखना भाई, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं भाई, ध्यान रखना भाई, एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। और ध्यान रखना भाई, जो शिलाओं में प्रयुक्त में लिखेंगे सॉरी, शिलाओं में लिखे भाई, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तथा शिलाओं में लिखेंगे भाई, लिखी भाषा के अध्ययन को पोलियोग्राफी कहते हैं भाई। बात समझते रहे ना। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी और शिलालेखों के अध्ययन में प्रयुक्त, भाई शिलालेखों के अध्ययन में प्रयुक्त भाषा के अध्ययन को पोलियोग्राफी कहते हैं भाई समझ में आया होगा। पहले क्या होता था भाई, राजा लोग, जो राजा होते थे या फिर कोई विद्वान होते तो वो पहले क्या करते थे, या तो वो पेड़ों के तनों पर, पत्थरों पर, ईंटों पर, दीवारों पर ऐसे लेख लिखते थे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अजंता की गुफाएं देखी हो, अगर आपको अजंता की गुफाएं, मैं आगे बताऊंगा, अजंता की गुफाओं में टोटल ही शिलालेख, उसमें टोटल ही शिलालेख हैं भाई, उसमें टोटल ही शिलालेख हैं भाई। और अगर हम बात करें कि शिलालेखों के लिखने का टाइम क्या था, कब से स्टार्ट हुए, तो भाई हम शिलालेखों के लेख को तीसरी शताब्दी से स्टार्टिंग मानते हैं इसकी। हम तीसरी शताब्दी से तीसरी ईसा पूर्व से मानते हैं, 300 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं भाई। और सबसे जो हमारे यहाँ फेमस शिलालेख हैं भाई वो अशोक के हैं, सबसे प्रसिद्ध, समझना भाई मेरी बात को, सबसे प्रसिद्ध शिलालेख अशोक के हैं भाई, समझते रहे ना। सबसे प्रसिद्ध शिलालेख अशोक के हैं और ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं भाई, ध्यान रखना। और ये प्राकृत भाषा में अशोक के हैं और इनकी भाषा प्राकृत भाषा है भाई, ध्यान रखना। प्राकृत भाषा उस समय सबकी आम भाषा होती थी भाई, प्राकृत भाषा में ध्यान रखना भाई। और इनकी भाषा प्राकृत भाषा में है। अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला शिलालेख, तो भारत में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला शिलालेख ईरानी भाषा का शिलालेख है भाई, ईरानी शिलालेख है भाई, ध्यान रखना, ईरानी शिलालेख है भाई। क्या होता था, अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले पढ़ा जाने वाला शिलालेख भाई ईरानी शिलालेख है भाई, भारत में पढ़े जाने वाला सबसे पहला शिलालेख। और भाई उस समय शिलालेखों के लिखने की दो ही तरह की भाषा थी भाई, उस समय दो ही तरह की लिपि थी, एक तो थी खरोष्टी लिपि और एक थी भाई प्राकृत लिपि।
तो भाई मैं आपको बता दूं, जो खरोष्टी उस समय शिलालेख लिखने की शिलालेख लिखने की दो प्रमुख लिपियां थी भाई। भारत में दो प्रमुख लिपियां थी भाई। एक प्राकृत और दूसरी खरोष्टी थे भाई। ध्यान रखना भाई, खरोष्टी। भाई जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत, इसे ब्राह्मी लिपि भी कहते थे, ब्राह्मी लिपि। और भाई ध्यान रखना, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी भाई, बाएं से दाएं। और जो खरोष्टी लिपि थी भाई, समझते रहना भाई, खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आपने आज भी देखा होगा, बहुत सारे लोग लिखते हैं भाई। उस समय जितने भी हमारे शिलालेख लिखे गए वो ब्राह्मी लिपि में यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। और अगर हम अपने उत्तर पश्चिम भारत को छोड़ दें तो वहाँ हमारे पूरे भारत में लगभग प्राकृत भाषा चलती थी। अगर हम पाकिस्तान और पाकिस्तान पंजाब वाले क्षेत्र को छोड़ दें तो उस समय हमारे पूरे भारत में प्राकृत भाषा चलती थी भाई, और यही लोगों की आम भाषा होती थी। और सबसे पुराने अभिलेख, ध्यान रखना भाई, शिलालेख, सबसे पुराने शिलालेख किसके शिलालेख हैं? अशोक के शिलालेख हैं। सबसे पुराने शिलालेख अशोक के शिलालेख हैं भाई। और मैं आपको एक बार बता दूं कि 14वीं शताब्दी में भाई 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को, भाई किसको? फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो अभिलेख मिले, शिलालेख मिले। एक कहां से मिला? एक उसको मेरठ से, और एक मिला उसे हरियाणा के टोपरा से भाई। एक उसे मेरठ से मिला, एक मिला हरियाणा के टोपरा से। और वो दोनों को उठाकर दिल्ली ले आया भाई, उन दोनों को वो उठाकर दिल्ली ले आया और उसने एक आके घोषणा कर दी कि जो भी इन अभिलेखों को मुझे पढ़ के सुनाएगा उसको कोई इनाम होगा। उसने घोषित कर दिया उसके ऊपर कि ये इनाम होगा। और वो बेचारे उसके जो विद्वान थे वो सर पटक पटक के मर गए, लेकिन उनसे वो नहीं पढ़ी गई। और जैसा कि आपको पता होगा कि इनके बाद हमारे देश पर एक लंबा शासन अंग्रेजों ने भी किया। तो यही परेशानी सेम परेशानी अंग्रेजों को भी उठानी पड़ी। और सन 1837 में, भाई समझते चलना, 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप। ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक IAS रैंक के अधिकारी थे भाई। उनको इन शिलालेखों को पढ़ने में भाई 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, IAS लेवल के अधिकारी थे भाई, ये जेम्स प्रिंसेप। इनको सफलता मिली भाई, तो यहीं से क्वेश्चन बना भाई हमारा क्या, कि सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। किसको जाता है भाई? जेम्स
प्रिंसिप को हमारा सबसे शिलालेख पढ़ने का सबसे पहला श्रेय जाता है भाई। तो भाई सबसे पहला किसने पढ़ा शिलालेख? जेम्स प्रिंसिप ने। भाई सबसे पुराने शिलालेख किसके हैं? अशोक के। किसके शिलालेख हैं? अशोक के। और भाई इसके बाद चलते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट है मृदभांड। भाई समझते रहना, मृदभांड मृदभांड मृदभांड। भाई तीसरा पॉइंट लेते हैं मृदभांड। भाई समझते चलेंगे मृदभांड। मृद माने मिट्टी और भांड माने बर्तन, मिट्टी अर्थात मिट्टी के बर्तन। मृद माने मिट्टी, भाई समझते चलेंगे, और भांड माने बर्तन, भाई समझते चलेंगे। तो भाई अगर हम बात करें कि मृद भांडों का अध्ययन किसने स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? भाई मृद भांडों का अध्ययन हमको मृद भांडों से पता लगती है कि भाई हमारे इतिहास की जानकारी हमें मृद भांडों से यानी बर्तनों से भी, मिट्टी के बर्तनों से भी हमें इनका पता लगता है। अगर हम कहें कि भाई मृद भांडों का अध्ययन का प्रारंभ किसने किया, तो भाई तो मृद भांडों के अध्ययन का प्रारंभ फ्लीडर ने, भाई समझते रहना, फ्लीडर ने विश्व रूप में। ध्यान रखना भाई, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले यानी सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, फ्लीडर ने, और पूछे भारत में, तो भारत में बीबी लाल ने। भारत में सबसे पहले मृद भांडों का अध्ययन किसने किया? बीबी लाल ने। भाई बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो मृद भांडों के अध्ययन के लिए उन्होंने इस समय को तीन पार्टों में बांट दिया भाई। नवपाषाण काल, भाई नवपाषाण काल, हड़प्पा काल, और इसके बाद आता है भाई आपका वैदिक काल। इसके बाद आता है आपका वैदिक काल, और इसके बाद आता है भाई आपका महाजनपद काल। हम अब महाजनपद की यात्रा पे आ गए हैं भाई। महाजनपद काल, हड़प्पा काल भाई, महाजनपद काल। भाई थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है, इसको कर दूं। ये विश्व स्तर पर, ध्यान रखना भाई, विश्व स्तर पर सबसे पहले इसने स्टार्टिंग की थी। और ये हमारे देश स्तर पर, भारत स्तर पर। और भाई इनके अध्ययन को, मृद भांड के अध्ययन को, जिनमें मृद भांड का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखना भाई, थर्मोल्यूमिनेस कहते हैं भाई, थर्मोल्यूमिनेस। इसके अध्ययन को भाई थर्मोल्यूमिनेस कहते हैं, मृद भांडों का, इनको मृद भांडों के अध्ययन को थर्मोल्यूमिनेस कहते हैं भाई। तो भाई इन लोगों ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, इन मृद भांडों को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहले नवपाषाण काल के मृद भांड, फिर हड़प्पा के मृद भांड, वैदिक काल के मृद भांड, फिर महाजनपद के मृद भांड। भाई नवपाषाण काल में लोग कैसे मृद भांड यूज करते थे? तो वो करते थे काले और लाल मृद भांड। भाई समझते रहना, यानी काले, ब्लैक और रेड वेयर। भाई इनको वेयर भी कहते हैं भाई, मृद भांड को वेयर, भांड यानी वेयर। भाई स्टार्टिंग में समझते रहना कि स्टार्टिंग में लोग काले यानी कच्ची मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, काले। भाई समझते रहना, और ये काल बढ़ रहा है, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे यहाँ की तरफ ऐसे जा रहा है, ध्यान रखना भाई।
पहले लोग काले का मृदभांड यूज करते थे, उसके बाद लाल, यानी लाल कैसे होते हैं, जब मिट्टी पक जाती है, जब मिट्टी पक जाती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो ये लाल पे हो गए, और कब हो गए, जब नवपाषाण काल का अंत था और हड़प्पा का स्टार्टिंग था। तो यहाँ समझते रहना भाई, क्या मेरी समझ पा रहे हो कि पहले लोग काले और लाल बर्तन यूज करते थे, लाल लास्ट में यूज करते थे भाई। क्या करते थे, काले और लाल यूज करते थे, लाल लास्ट में नहीं, नवपाषाण काल का लास्ट लाल होगा भाई, नवपाषाण काल का लास्ट लाल। और भाई इसके बाद हो गए गैरुक मृदभांड। गैरुक मृदभांड गेरू के रंग जैसे, भाई कैसे हो गए, गैरुक मृदभांड यानी गेरू के रंग जैसे हो गए। और जब हड़प्पा से आगे की बात बढ़ी भाई, समझ रहे, तो ये हो गए चित्रित गलत लिख दिया भाई, चित्रित मृदभांड। भाई हड़प्पा काल वाले लोग गैरुक मृदभांड इस्तेमाल करते थे, और वैदिक काल के लोग चित्रित मृदभांड यूज करते थे। और महाजनपद काल के लोग, समझते रहना भाई, महाजनपद काल के लोग चित्रित भी करते थे, उत्तरी लिखेंगे भाई, उत्तरी लिख देंगे, उत्तरी चित्रित मृदभांड। या पॉलिश वाले, पॉलिश, भाई ये लोग पॉलिश वाले बर्तन यूज करने लगे। और ये रसायन वाले, ये लोग बर्तनों में रसायन भी का भी यूज करने लगे भाई। भाई बात समझ में आई? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए काले लाल बर्तन कब यूज करते थे, नवपाषाण काल में, और गैरुक बर्तन कब यूज करते थे, मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में, और चित्रित मृदभांड कब यूज करते थे, वैदिक काल में। और उत्तरी चित्रित मृदभांड यानी पॉलिश और रसायन के बर्तन कब यूज करते थे, महाजन। और भाई, और अगर वो आपसे पूछे कि नवपाषाण काल के बर्तन कहाँ से मिले, तो भाई ये मिले इलाहाबाद से, ध्यान रखना भाई, इलाहाबाद से मिले। और आपसे पूछे, ज़्यादातर कोई पूछता है भाई वैदिक यानी चित्रित मृदभांड आपको कहाँ, इनको कहाँ से मिले, तो ये मिले हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से। आशा करता हूँ भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और मेरे साथ बने रहें, और एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करके दूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे।